Good morning, everyone, and welcome back to my class of mathematics, my maths, my methods. क्लास 10th में हम कर रहे हैं सीबीएसई ने जो पेपर्स इश्यू किए हैं, सैंपल पेपर्स इश्यू किए हैं, उनका सॉल्यूशन। एक क्लास हम पहले ले चुके जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे, 10-11 क्वेश्चन किए थे। अभी हम उससे आगे क्वेश्चन करते हैं। तो क्योंकि इस बार पेपर का पैटर्न थोड़ा सा चेंज है, इसलिए हमें सैंपल पेपर करना कंपल्सरी है, जरूरी है। उसके करने से हमें हेल्प मिलेगी एनुअल एग्जाम में कैसा पेपर आने वाला है ये समझने में। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें 11 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे। 12th क्वेश्चन कहता है टू डिवाइड ए लाइन सेगमेंट BC इंटरनली इन 3:5 we draw a ray BX such that angle CBX is an acute angle। एक लाइन है हमारे पास BC, इसको इंटरनली 3:5 में डिवाइड करने के लिए हम BX एक लाइन ड्रॉ करते हैं। एंगल CBX, मान लो x नीचे की तरफ है, दिस इज CBX, एक एक्यूट एंगल है। ये कहता है what will be the minimum number of points to be located at equal distances on the ray BX। अब BX के ऊपर इक्वल डिस्टेंस पर हमें मिनिमम कितने पॉइंट लोकेट करने होंगे। तो कितने पॉइंट लोकेट करने होंगे हैं, रेशियो क्या है 3:5। so what is the sum of ratio, it is 3 plus 5 means 8। तो इसको लोकेट करने के लिए हमें मिनिमम 8 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। अगर वन साइडेड एक्यूट एंगल ड्रॉ किया गया है तो कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, दोनों साइडेड एक्यूट एंगल ड्रॉ किया जाता है, एक एक्यूट एंगल इस साइड ड्रॉ कर लिया और एक इस साइड ड्रॉ कर लिया। ऐसे जब दोनों साइड में एक्यूट एंगल ड्रॉ किया जाता है तो कितनी मिनिमम चाहिए, लेफ्ट साइड वाले में कितनी मिनिमम चाहिए, जो लेफ्ट साइड में लिखा है वो। मान लो इसी को 3:5 को हम दो एक्यूट एंगल की हेल्प से ड्रॉ करते तो क्या करते, लेफ्ट साइड वाले कॉर्नर पे हम कितनी मिनिमम कट्स लगाते, जो लेफ्ट रेशियो है, लेफ्ट रेशियो लेफ्ट 3 है तो 3 लगाएंगे इधर, है ना। और राइट वाले पे, राइट कॉर्नर पे क्या लगाएंगे, राइट वाले पे 5, 1 2 3 4 5 ऐसे लगाएंगे। ठीक है, अगर दोनों तरफ से एक्यूट एंगल बना है, इस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरह से भी। इस तरह से ज्वाइन करा है तो 5 को 3 से ज्वाइन कर दो, ये अपने आप 3:5 आ जाएगा। एक तो ये मेथड है, और एक मेथड होता है ओनली सिंगल साइडेड, सिर्फ एक ही साइड हम एक्यूट एंगल ड्रॉ करें तो हमें कितनी कट लगाने पड़ेंगे, इसके ऊपर कितने मार्क्स लगाने पड़ेंगे, हाउ मेनी रे वी हैव, हाउ मेनी पार्ट्स वी हैव टू मेक। तो 3 + 5 जो रेशियो है, 3 + 5 कितना हुआ 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लगाते हैं। लास्ट मार्क को लास्ट इस पॉइंट से ज्वाइन करते हैं और फिर 3:5 का तो 3 के ऊपर इसके पैरेलल लाइन जो एंगल है वही एंगल बना के यहां से ड्रॉ किया जाता है। इस तरह से ड्रॉ होती है। लेकिन इसमें पूरा क्वेश्चन नहीं पूछा, इसमें से ये पूछा कि इसके इक्वल मार्क्स में जो हम कट करेंगे तो कितने कट हमें ये लगाने पड़ेंगे, हाउ मेनी कट्स विल बी देयर। तो जो इन दोनों के रेशियो का सम होता है 3:5 है तो 3 + 5 यानी कि 8, तो हमें 8 इसके पेयर पॉइंट्स लोकेट करने होंगे, इसके ऊपर 8 पॉइंट लोकेट करने होंगे। ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसमें फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p does the pair of linear equation 4x plus py plus 8 equal to 0, and the second one is 2x plus 2y plus 2 equals to 0। for what value of p the system of linear equation have unique solution। p की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि इसका यूनिक सॉल्यूशन हो। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये होना चाहिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, अब इसमें लगाते हैं a1/a2 यानी कि 4/2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1/b2 यानी कि 3/2, ये हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई करो, सिंपलीफाई करेंगे तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 2 को p से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 2p। सो 8 इक्वल्स 8 नॉट इक्वल्स टू 2p, 2 से 8 कैंसिल होगा 4 पे, तो p नॉट इक्वल टू 4, ये आंसर आ जाएगा। p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, p की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बट 4 के इक्वल नहीं हो सकती। अगर इस इक्वेशन का, इन पेयर ऑफ इक्वेशन का हम यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं तो ओके।
अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं तो p की वैल्यू 4 नहीं हो सकती, बाकी कुछ भी हो सकती है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13। 14 बिल्कुल इजी है। एक बैग में हमारे पास 3 रेड और 5 ब्लैक बॉल है। एक बॉल निकाली जाती है, रेड होने की प्रोबेबिलिटी तो 3/8 हो जाएगी। A die is thrown once, what is the probability of getting a prime number? डाइस में प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2, 3 और 5। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3 नंबर्स हो गए ना, तो 3/6 हो जाएगी, 1/2 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 16 क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट E, दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? हमेशा 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E एंड सम विद प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E नॉट, दोनों का सम कितना होता है? हमेशा 1 के इक्वल होता है। ये था 16। अभी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। तो इसी सैंपल पेपर में 15 क्वेश्चन है। एक टावर जो है वो बिल्कुल सीधे खड़ा है। टावर के फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है, यहां से 15 मीटर डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है। उस पॉइंट से टावर के ऊपरी हिस्से को देखने पर जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री बनता है। व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर? ये है। तो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर दो। बिल्कुल सिंपल है। जो चीज हम फाइंड करना चाहते हैं वो लिखो, डिवाइडेड बाय जो गिवन है आपके पास वो लिखो, AB अपॉन BC इक्वल टू, अब क्या बनेगा? sin cos tan cot secant cosecant क्या बनेगा वो देखना। अब इस ट्रायंगल में यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, 90 के साथ में तो होता है हाइपोटेन्यूज, ये तो हो गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है। जिसपे एंगल बना होता है वो बनता है बेस, तो ये हो गया बेस, तो ये क्या बच गया? परपेंडिकुलर। अब देखो AB अपॉन BC, AB यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन BC यानी कि बेस। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेंजेंट। टेंजेंट बिल्कुल सही, दैट इज अ टेंजेंट। और एंगल कितना है? 60 डिग्री। ओके, सो नाउ इट इज AB अपॉन BC। BC की वैल्यू है 15 मीटर। इट इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री। क्या हो जाएगा? टेंजेंट 60। तो टेंजेंट 60 इज √3। बस इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। AB इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई √3। सो दिस इज द हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर AB इक्वल्स टू 15 √3 मीटर, क्योंकि वो मीटर में थी तो ये भी मीटर में आ जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 28 है इसी सैंपल पेपर में। ये एक सर्कल है जिसपे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं, टेंजेंट TP एंड TQ। O is the center of the circle. Now the question is, prove that the angle PPQ is this angle is equals to double of the angle OPQ, इस एंगल से, ठीक है। ये एंगल जो है एंगल PTQ डबल है एंगल OPQ से, ये हमने शो करना है। ओके, सो लेट अस सपोज दिस एंगल PTQ इज इक्वल्स टू थीटा। लेट अस सपोज इट इज थीटा। नाउ TP लाइन इज इक्वल्स टू TQ। व्हाई? एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम एक सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ सेम होती है। थ्योरम है हमारे पास, ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स इज इक्वल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल। सो जब ये लेंथ इज इक्वल है तो इस ट्रायंगल में जब साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। इट मींस इस साइड का अपोजिट एंगल x और इस साइड का अपोजिट एंगल y। हमने मान लिया कि एंगल x है और ये y है, नाम x एंड y। सो एंगल x इक्वल्स टू एंगल y। नाउ इन ट्रायंगल PPQ, इस ट्रायंगल में सम ऑफ थ्री एंगल्स इज 180 डिग्री। सो थीटा प्लस x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। बट x एंगल y के इक्वल है, x प्लस y इक्वल टू 180 माइनस थीटा। x और y दोनों एंगल इक्वल है ही हमारे पास, तो y की जगह पे हम x लिख सकते हैं। सो वी गेट x प्लस x इट इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा, मींस 2x इक्वल टू 180 माइनस थीटा। x की वैल्यू कितनी आएगी? 90 माइनस थीटा बाय 2। दिस इज x, 90 minus theta by 2. Okay, this is 90 minus theta upon 2. अब हम लेते हैं now angle OPX, this angle and plus angle OPQ plus x, इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा। Why?
बिकॉज ओपी क्या है, रेडियस, और पीटी क्या है, टेंजेंट। रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये एंगल जो पूरा है यहां से होकर ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा, और इस एंगल के दो पार्ट हैं, तो इन दोनों का सम 90 होगा मींस। सो एंगल OPQ plus x इक्वल टू 90। तो OPQ कितना होगा, 90 माइनस x, और x की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी, ये पुट अप कर लेते हैं। तो 90 माइनस 90 बाई थीटा बाई 2, ब्रैकेट सिंपलीफाई करते हैं, वी गॉट इट इज थीटा बाई 2, और थीटा की वैल्यू कितनी थी, थीटा हमने किसको एज्यूम किया था, PTQ, तो थीटा की वैल्यू हमने रख दिया PTQ। सो वी गॉट डबल ऑफ एंगल OPQ इक्वल टू एंगल PTQ, यही हमने शो करना था, इट हैज बीन शोन नाउ। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 28। ये क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करें। तो इसी में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस बार क्योंकि एग्जाम में केस स्टडी बेस्ड भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, जैसे आपके पास कोई डायग्राम होगा या फिर एक पैराग्राफ होगा, उसमें से क्वेश्चंस गिवन होंगे और आपको वो अच्छी तरह से रीड आउट करके वहां से आंसर देने होंगे। तो क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स टीचर ऑफ अ स्कूल टुक हर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स टू शो रेड बोर्ड। एक स्कूल का मैथमेटिक्स टीचर अपने स्कूल के बच्चों को, 10th क्लास के बच्चों को रेड फोर्ट, लाल किला दिखाने के लिए लेके जाती है। It was a part of their educational trip. The teacher had interest in history as well. The scene narrated the facts of Red Fort to the students. Then the teacher said, in this monument, one can find the combination of solid figures. अब इस मोन्यूमेंट में यानी कि इस पूरे के पूरे जो ये रेड फोर्ट दिखाया हम लोग, उसमें मैथमेटिक्स यूज किया जा सकता है। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर्स इसमें यूज हुई है, कैसे? There are two pillars which are cylindrical in shape. उसमें दो पिलर बनाए गए हैं लाल किले के ऊपर, जो दोनों की शेप क्या है, सिलिंड्रिकल है। तो मैथमेटिक्स का यूज हो गया यहाँ पे, सिलेंडर आ गया ना, सिलेंडर के वॉल्यूम, सरफेस एरिया हम फाइंड करते हैं। आगे है, also two domes of the at the corner of the which are hemispherical. दोनों कॉर्नर के साइड दो डोम बने हैं, गुंबद बने हैं, जिनकी शेप कैसी है, हेमिस्फीयर। वहां भी मैथमेटिक्स यूज हो रहा है। 7 सिमिलर डोम्स एट द सेंटर, दोनों के बीच में 7 छोटे डोम बनाए गए हैं, गुंबद बनाए गए हैं। फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी ऑन इंडिपेंडेंस डे टेक्स प्लेस नियर दीज डोम्स, और इन्हीं के आसपास फ्लैग होस्टिंग, ध्वजारोहण किया जाता है। अब इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हैं? तो क्वेश्चंस क्या क्या है इसमें? पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मच क्लॉथ विल रिक्वायर to cover two big domes each of radius 2.5 मीटर, 2.5 मीटर की रेडियस के लिए दो बड़े डोम को कवर करने के लिए कितना कपड़ा चाहिएगा? डोम की शेप क्या है, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर को कवर करना है यानी कि हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया। तो रेडियस इसकी 2.5, क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर टू डोम्स, दो डोम्स को कवर करने के लिए कितना क्लॉथ चाहिए? 2 मल्टीप्लाई सरफेस एरिया ऑफ द डोम। डोम की शेप क्या है, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। तो दो डोम है तो 2 मल्टीप्लाई 2 पाई आर स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 2, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस 2.5 है तो उसका स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो 78.57 आ जाएगा। सेकंड पार्ट पूछा गया है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पिलर। उसमें जो दो पिलर लगे हैं उसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर पिलर का वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। दो है तो 2 आ जाएगा, 3 है 3 हो जाएगा, बट सिंगल पिलर के लिए सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसके बाद पूछा गया व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द टू सिलिंड्रिकल पिलर्स। दो पिलर्स उनका सरफेस एरिया कितना होगा? ये तो था वॉल्यूम, इन्हीं का लेटरल सरफेस एरिया पूछा, यानी उसके चारों ओर का सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। और कितने हैं ऐसे? दो पिलर है तो 2 मल्टीप्लाई 2 पाई आर एच, 2 मल्टीप्लाई 2 पाई की वैल्यू आर 1.4 दे रखी है सिलेंडर के लिए और एच है 7, तो कैलकुलेट किया तो कितना आ गया? 123.2। ये आ जाएगा हमारे पास इसका सरफेस एरिया। फोर्थ पार्ट में पूछा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर विद द रेडियस इज 3.5। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा जिसकी रेडियस 3.5 है? तो वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3
पाई आर क्यूब। अब इसमें आर की वैल्यू 3.5 पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 2/3 मल्टीप्लाई 5 22/7 और आर है 3.5 इसका क्यूब। ऑन कैलकुलेटर डिफाइन इट इज 89.83 मीटर में था तो मीटर क्यूब आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम है तो क्यूब में आएगा। ओके, और इससे नेक्स्ट में पूछा गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द volume of hemisphere and sphere if radius of hemisphere is 1, radius of sphere is 2। वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखना है हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब और इसका 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर और स्फीयर की रेडियस अलग है तो 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, ये पाई कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, ये 2 पे यहां पे आएगा आर क्यूब और यहां पे 2 मल्टीप्लाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर की रेडियस है 1 और स्फीयर की रेडियस है 2 तो 2 का क्यूब 8 मल्टीप्लाई 2 16 तो रेशियो कितना आ जाएगा 1:16 आ जाएगा। दिस इज द रेशियो। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके कुछ क्वेश्चंस थे। इसके बाकी क्वेश्चंस के साथ हम अगली क्लास